नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक नया नॉवल सुनाने वाला हूँ। नॉवल का नाम है आखिरी सड़क, जिसे लिखा है लोकप्रिय लेखक परशुराम शर्मा जी ने। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, ये नॉवल रहस्य, रोमांच और हॉरर से भरपूर है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस नॉवल को, जिसका नाम है आखिरी सड़क। पीपल की छैया रे, बाबुल की गलियां रे, छोड़ के जाना एक दिन, लौट के आना ना। पीपल का एक विशाल वृक्ष, वृक्ष की साख पर झूला, झूले पर 4 लड़कियां, एक थोड़ी मोटी, एक पतली लंबी, तीसरी ठिगनी और चौथी जो झूले पर खड़े होकर पेंग बढ़ा रही है, वो बेहद ही खूबसूरत चंचल चितवन कोकिला कंठ है। आवाज में सुर है, ताल है। गोरी गा रही है, उसी ताल के साथ झूला भी झूल रही है, जैसे वो भी गोरी का दीवाना हो। पीपल की छैया रे, झूला आसमान की जानिब, बाबुल की गलियां रे, झूला नीचे आता, छोड़ के जाना एक दिन, झूला सेंटर में, लौट के आना ना, ओरे लौट के आना ना, झूला नीचे। एक तरफ झूले की मूवमेंट, दूसरी तरफ गोरी का सुरीला कंठ। वो झूले की दोनों रस्सियां पकड़े खड़ी पेंग दे रही थी। बाकी तीनों लड़कियां झूले पर बैठी थी, गोरी का साथ कोरस में गाकर दे रही थी। अमुआ की डाली रे, सावना की हरियाली रे, छोड़ के जाना एक दिन, लौट के आना ना। गाते हुए गोरी की जुल्फे हवा में लहरा रही थी। उसकी कलाइयों में पड़ी हरी हरी चूड़ियां भी संग संग खनक रही थी। उसके जिस्म से कच्चे आमों की खुशबू भी संग संग बह रही थी। उसके मोतियों जैसे दांत चांदनी की तरह चमक रहे थे। वो 14 बरस की दामिनी थी। न जाने किससे टकरा जाए, जिससे टकराएगी वो जिंदा बच भी पाएगा कि नहीं। 14 बरस में गजब का उठान था। गोरी का जोबन, सीने की गोलाइयां ठोस मखमली थी। उनकी मां उन्हें छूकर मखमली ही कहती है। कमर पतली कसी हुई, जैसे नागन बल खाती है। गर्दन सुराहीदार न कहते हुए देवदार शब्द गोरी के ज्यादा करीब महसूस होता है। देवदार का तना पतला होता है और ऊपर फूल पत्तियों की खुशबू दूर तक फैली होती है। उसके दाएं दूध जैसे गोरे गाल पर एक नन्हा सा काला तिल था, जिसे देखकर दादी कहती थी नजर न लग जाए गोरी को। वो गौरी को इसी वजह से रोज काला टीका लगा देती थी। पर गौरी अल्हड़ थी, बेहद चंचल थी और पंगेबाज भी थी। गांव के कई लड़कों की पिटाई कर चुकी थी। गुस्सा ऐसा कि नाक पर चढ़कर बोलता था, और नाक बेहद खूबसूरत सुतवा थी। आंखें नीलकमल जैसी अनुपम, जिनमें बिल्लौर जैसी चमक थी। गोल मटोल चेहरा था, थोड़ी थोड़ी लंबी थी, जो उसके चेहरे को एक अजीब सी शक्ल दे देती थी। ना तो चेहरा लंबा दिखता था, ना गोल, पर जो भी दिखता था कमाल दिखता था। गौरी ने इस समय काले रंग की छींटदार फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके कानों में हरे झुमके थे। बाईं कलाई में एक कड़ा था, जिसे वो गुरुद्वारे से लेकर आई थी। गुरुद्वारे के ग्रंथों ने उसे खुद दिया था और वो उसे गुरु साहब का प्रसाद समझकर हर समय अपने पास रखती थी। ये कड़ा चूड़ियों के साथ मिक्स था। आकाश पर सावन की घटाएं गिरने लगी। वैसे भी सावन का ही महीना था और ऐसे झूले हर गांव में दिख जाते थे। गौरी की फ्रॉक हवा में उड़ रही थी, उस वजह से उसकी मांसल जांघाओं का बांकापन दिख रहा था। पीपल की छैया रे, बाबुल की गलियां रे, छोड़ के जाना एक दिन, लौट के आना ना। एक टीले पर बैठ 2.5-3 फीट का बौना गोलू गौरी पर से अपनी निगाह नहीं हटा पा रहा था। गौरी की आवाज उस तक पहुंच रही थी और वो भी कोरस की शकल में गा रहा था। अमुआ की डाली रे, सावन की हरियाली रे, छोड़ के जाना दिन, लौट के आना ना। गौरी अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई गांव की गलियों से गुजरकर अपने घर की चौखट पर पहुंचती है। दरवाजा खुला है। जरा रुकियो वहीं। बाहर चबूतरे पर बैठी उसकी मां पार्वती ने आवाज दी। पार्वती मुस्कुराकर घर के अंदर जाती है और अंदर से एक थाली में लड्डू, रोली और कवावा काजल लेकर आती है। थाली गौरी के सिर पर 3 बार घुमाकर मां पहले तो उसकी नजर उतारती है, फिर रोली से उसका तिलक करती है। थाली चबूतरे पर रखकर काजल की डिबिया उठाकर गौरी को काजल लगाती है। फिर उसकी बाईं कलाई पर कलावा बांधती है, बलाइयां उतारती है और उसे अपने हाथों से लड्डू खिलाती है। ये नौटंकी क्या है अम्मा? गौरी ने नाक को सिकुड़ते हुए कहा। तेरा गौना हुआ है, मां बोली। गौना? क्या? तेरा ब्याह पक्का हो गया है। सच्ची? गौरी खुश होकर बोली। हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी।
अम्मा, तेरे मुंह में घी शक्कर। गौरी ने थाली से एक लड्डू उठाया और अपने हाथ से एक लड्डू खिलाया। अरे, तू इतनी खुश क्यों हो रही है? थाली में और भी लड्डू रखे थे। अम्मा शायद सुबह से वो लड्डू बांट रही थी। गौरी ने लड्डू एक पॉलिथीन के थैले में डाले और वहां से कुलाचे मारती चली सारे गांव में ढिंडोरा पीटने। पीपल की छैया रे, बाबुल की गलियां रे, छोड़ के जाना एक दिन, लौट के आना ना। अरे सुन भुलरिया, गौरी ने अपनी एक सखी को रोका। गुलरिया सिर पर घास का गट्ठर रखे हुए थी। पहले तो गौरी ने गुलरिया का गट्ठर गिराया, फिर उसके मुंह में लड्डू डाल दिया और बोली, मेरा ब्याह होने वाला है जाने मन। ऐसी की तैसी तेरे जाने मन की बच्ची। गुलरिया ने लड्डू थूक दिया। गौरी वहां से आगे दौड़ पड़ी। रास्ते में कलवा पहलवान मिला जो लकड़ी का गट्ठर उठाए हुए था। काका, पहला गो, गौरी बोली। जीती रहो बेटी, कलवा बोला। जरा मुंह खोलो। गौरी ने थैले से लड्डू निकाला। अरे ला, वो खिला दे। कलवा ने मुंह खोल दिया और गौरी ने उसके मुंह में लड्डू डाल दिया। वो एक बार में ही पूरा लड्डू सटक कर बोला, पर ये तो बता, ये किस खुशी में? मेरा ब्याह पक्का हो गया है। और तू? हैरानी से कलवा के दोनों हाथ फैल गए और गट्ठर से नीचे आ गिरा। गौरी ने एक बुजुर्ग महिला के पांव छुए जो लठिया हाथ में लिए गुजर रही थी। जीती रहो बेटी। दादी, ले लड्डू खा। किस खुशी में खिला रही? पहले मुंह तो खोल। बुढ़िया ने मुंह खोला। गौरी ने उसमें लड्डू डाल दिया। मेरा ब्याह पक्का हो गया, इतना कहकर गौरी आगे के लिए चौकड़ी मार गई। ससुरी को शर्म भी ना आती, अपने ब्याह पक्का होने के खुद ही लड्डू खिला रही। मॉडर्न जमाना है दादी, एक लड़का बोला। वो पास से गुजर रहा था। चुप कर, तुझसे ना पूछ रही मैं। ससुरों को निकर डालनी तो आवे ना, और मॉडर्न हो गए। इस तरह गौरी बहुत से लोगों को लड्डू खिलाते हुए गोलू की झोपड़ी में जा पहुंची। गोलू उस वक्त रोटी सेंक रहा था। वो अकेला ही रहता था। 2 साल पहले घूमता घामता इस गांव में आ गया था। अपने को अनाथ बताता था। बहुत कम बोलता था। उसके पास एक सीटी ही होती थी जिसे वो तब बजाता था जब बहुत गुस्से में होता था। सीटी एक डोरी से बंधी होती थी जो उसके दाईं साइड में लटकती रहती थी। जिस्म का रंग काला था, नाक बड़ी थी और आंखें बिल्लियों जैसी थी। गोलू ने गौरी को बताया था कि वो रात को अंधेरे में भी देख लेता था। अंधेरे में ही उसकी गौरी से पहली मुलाकात और जान पहचान हुई थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वह दृश्य आ जाता था जब गौरी अंधेरे में ठोकर खाकर गिरी थी कि गोलू ने उसे संभाल लिया था। ठोकर तो लग गई थी, तब वो गौरी का हाथ पकड़कर उसे घर तक छोड़ने गया था। इस वक्त वो तवे में रोटी सेक रहा था। लकड़ी की आग का चूल्हा था और वो आलती पालती मारे बैठा था। आंखों के सामने गौरी से मुलाकात का फ्लैश चमका तो एक गहरी सांस लेकर बड़बड़ाया, आई लव यू गौरी। पता है मुझे कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है। गौरी की आवाज सुनकर वो उछल पड़ा। उसके हाथ में आटे की गूंथी रोटी थी जिसे वो फैलाकर गोल कर रहा था। गौरी तू? उसका मुंह खुला तो फट से एक लड्डू उसके छोटे से मुंह में ठूंस दिया। गोलू तवे पर रोटी डालने जा रहा था। गोली, मेरा ब्याह पक्का हो गया है, इसी खुशी में लड्डू खिला रही हूं। इतना कहकर गौरी वापस मुड़ी। गोलू का हाथ तवे पर रोटी डालने के लिए बढ़ चुका था, पर रोटी नहीं, स्वयं उसका हाथ गर्म तवे से चिपक गया। कच्ची रोटी फर्श पर गिर गई। गौरी के शब्द सुनकर वो स्तब्ध हो गया था। हाथ की जलन का एहसास तब हुआ जब हाथ काला पड़ गया था। गौरी जा चुकी थी। गोलू अपना जला हुआ काला हाथ देख रहा था। फिर उसकी आंखों में पानी उतर आया। लड्डू मुंह में, पानी आंखों में। अजीब सा मंजर था। उसके पास माउथ ऑर्गन भी था जिस पर अक्सर वो एक ही धुन बजाता था। गाजे बाजे के साथ गांव में बारात आ चुकी थी। बारात आ गई तो गांव वाले बारात देखने उसी तरफ चल पड़े जिधर से बारात आ रही थी। बैंड की धुन पर नशेड़ी डांस कर रहे थे। दूल्हा घोड़ी पर सवार था। सेहरा सजा हुआ था। वो गुलाबी सूट पहने हुए था। गोलू भी बारात देख रहा था। किसी बाराती की निगाह उस पर पड़ी और 2-3 नशेड़ियों ने गोलू को बैंड पर डांस करने के लिए जबरदस्ती खींच लिया। वे गोलू को नचाने की कोशिश कर रहे थे और गोलू हाथ छुड़ाकर भागने के चक्कर में था। नाच गोलू नाच, कुछ आवाजें बुलंद हुई। इन ससुरों को बता दे कि इनसे बढ़िया नाच जानता है। नाच गोलू नाच, छज्जे से गौरी बारात देख रही है, तुझे नाचता देख बहुत खुश होगी। सच्ची में? गोलू बोला। हाँ, और नहीं तो क्या, गौरी की एक सहेली बोली। गोलू नाचने लगा। गौरी सज धज कर हाथों में मेहंदी लगाए दुल्हन के सुर्ख जोड़े में स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। वो सचमुच में बारात देख रही थी और गोलू को नाचते देख खुश हो रही थी। बारात विक्रमगढ़ से आई थी। वो गांव एक पहाड़ी पर आबाद था।
वो नहीं जानती थी कि एक पुरुष का एक स्त्री के प्रति प्यार कैसा होता है। वो तो यही समझती थी कि गोलू भी उसे वैसा ही प्यार करता है जैसे उसकी सहेलियां करती है। गोलू माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाता था और अक्सर गौरी को माउथ ऑर्गन पर एक फिल्मी धुन सुनाया करता था। वो धुन थी, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। अगले दिन गौरी की विदाई हुई। सारा गांव उमड़ पड़ा था और सबकी आंखें नम थी, पर गौरी खुश थी। वो सबसे गले मिली। माँ तो फफक फफक कर रो पड़ी। चुप करो अम्मा, ब्याह हुआ है, ये तो खुशी की बात है, तुम काहे टसुए बहा रही हो। खुशी में भी आंसू आ जाते हैं बिटिया, माँ ने रोते हुए कहा और उसे कुछ नसीहत देने लगी कि ससुराल में कैसे अपना धर्म निभाना है। गांव की ये पहली विदाई थी जिसमें दुल्हन एक बार भी नहीं रोई, पर गौरी सबकी प्यारी थी, सबकी राज दुलारी थी। गौरी की आंखें गोलू को तलाश रही थी। वो नजर नहीं आ रहा था, पर माउथ ऑर्गन की धुन दूर से आती सुनाई दे रही थी। गौरी को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें नम हो गई हैं। बारात विदा हो गई, गौरी चली गई और चला गया गोलू भी। उसके बाद गोलू को किसी ने गांव में नहीं देखा। वो कहाँ गया किसी को पता नहीं था। दूसरी घटना ये थी कि गौरी भी कभी अपने गांव नहीं आई। उसके गांव वालों ने तोहमत लगाई कि गौरी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई थी। वो कहाँ गई गांव में किसी को पता नहीं था। न गौरी का पता चला न गोलू का। समय अपनी गति से चलता रहा। वो किसी के लिए कभी नहीं रुकता। किसी से पूछकर भी किसी की मौत नहीं आती। गौरी के घर वालों को विश्वास था कि गौरी किसी प्रेमी के साथ नहीं भागी। उसके साथ कोई हादसा हुआ है, शायद उसे मार दिया गया। उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी, पर कोई नतीजा नहीं निकला। गौरी का कुछ पता नहीं चला। सदमे में गौरी के माँ बाप भी चल बसे। गौरी उनकी एक ही संतान थी, घर में और कोई नहीं था। दादी भी अधिक दिन तक नहीं रही। दुनिया तो फानी है, मुसाफिर आते जाते रहते हैं। परमात्मा का ये खेल सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। कोई मरता रहेगा, कोई जीता रहेगा। इंसान की मृत्यु ही तो उसकी आखिरी सड़क है। 14 बरस बाद सूर्यास्त होते ही एक हैवी ट्रक हाईवे के एक पहाड़ी मोड़ पर नमूदार होता है। ट्रक हर तरफ से कवर्ड है, बिल्कुल पैक। उसकी दोनों साइड में 2 बैनर लगे हैं जो रात में भी न्योन साइन की तरह चमकते हैं। बैनर पर लिखा है विराट फिल्म्स। नीचे कंपनी का फोन नंबर और दूसरी डिटेल छोटे अक्षरों में है। यह विराट हाईवे नंबर 98 पर प्रकट हुआ। हर तरफ खामोशी थी, केवल ट्रक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक दाढ़ी वाला गंजे सिर का आदमी बैठा ट्रक चला रहा था और ट्रक में एक फिल्मी गाना स्पीकर पर चल रहा था। ड्राइवर के बराबर में पैसेंजर सीट पर एक मरियल सा दुबला पतला शख्स बैठा हुआ था जो गैलिन वाली काली पतलून पहने था और सिर पर काला हेड सजाए हुए था। ये एक फ्लैट हेड थी। उसकी आंखों पर नजर का चश्मा था जिसका फ्रेम काला था। उसने शर्ट भी काली ही पहनी हुई थी, लेकिन उसके जिस्म की रंगत गोरी थी। नाक थोड़ी छोटी चीनियों जैसी चपटी थी, होंठ पतले और कानों में सोने की बाली थी। गले में सोने की एक चेन भी लटक रही थी। अचानक उसके मोबाइल पर रिंगटोन आई। उसने गाने का स्पीकर ऑफ किया और फोन कॉल रिसीव किया। हाँ बोल, वो फोन पर बोला। कहाँ तक पहुंचे आप लोग? दूसरी तरफ से पूछा गया। अभी हमने एक कस्बा पार किया है। क्यों रे? उसने ड्राइवर से पूछा। क्या नाम है? सुलेमान, ड्राइवर बोला। अबे वो मोटे सुअर, तेरा नाम नहीं पूछ रहा। अरे होल्ड रख, पूछकर बता रहा हूँ। फिर उसने ड्राइवर से जोर से पूछा। मैं उस कस्बे का नाम पूछ रहा हूँ जिसे हमने पार किया है। नारायणपुर, ड्राइवर बोला। सीधा साधा पूछा कर, आधा सवाल कुकर पूछ रहा। साले एक दूंगा कान के नीचे, हेड वाला गुर्राया। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया, अपनी खोपड़ी पर एक हाथ मारा। ओए, होगा तू प्रोडक्शन वाला, गंजा बोला। एक पसली है नहीं और हाथियों की जुबान बोलता है। तेरे बाप का नौकर हूं क्या? मैं इस ट्रक का मालिक हूँ, समझता क्या है? ड्राइवर के तेवर बदलते देख प्रोडक्शन वाला थोड़ा नरम पड़ गया। सॉरी बॉस, वो बोला। तभी पीछे से हॉर्न बजा। वो एक लग्जरी कार थी जो ट्रक के पीछे आ रही थी। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। क्या चल रहा है बॉस, कुछ गड़बड़ है क्या? दूसरी तरफ से फोन पर पूछा गया। नहीं रे, ये तो चलता रहता है, कभी शेर चूहे पर, कभी चूहा शेर पर। हम नारायणपुर पार कर चुके हैं। जनरेटर हमने भेज दिया था। हाँ, वो पहुंच गया। दूसरी तरफ से उत्तर मिला। नारायणपुर से आपको 50 किलोमीटर और चलना है। मैं आप सबका डिनर तैयार करवाता हूँ। सीधा पतली घाटी पहुंचना है। ठीक, उसने फोन काट दिया। यहां से पतली घाटी 50 किलोमीटर दूर है, प्रोडक्शन वाला बोला। ड्राइवर ने जवाब दिया। जानता हूं, अपन समझ नहीं पा रहा। पतली घाटी भी कोई नाम है क्या? वहां तेरे जैसे पतले मच्छर होंगे,
इसलिए उसका नाम पतली घाटी पड़ा होगा। प्रोडक्शन वाले का रिएक्शन गया। फिर उसने एक सिगरेट निकाली। ट्रक के पीछे एक लग्जरी एसी मर्सिडीज कार चली आ रही थी। लाइटर जला और एक खूबसूरत लड़की ने सिगरेट सुलगाई जो मर्सिडीज की अगली पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसके बाजू में ड्राइवर बैठा था जो पी कैप लगाए हुए था। वो क्लीन शेव्ड नौजवान था, एकदम गठीला जिस्म था। वो गोल्फ की ब्लू टी शर्ट पहने हुए था, नीचे ब्लैक जीन्स थी। दाई कलाई में सोने का ब्रेसलेट था, साथ ही कलावा बंधा हुआ था। गले में एक लॉकेट था जो सोने का था। वो लॉकेट टी शर्ट के बाहर घूम रहा था जिसमें माता की तस्वीर लगी हुई थी। पायल ने सिगरेट सुलगाई तो उसका रिएक्शन गया। तुम भी लोगे? बराबर में बैठी खूबसूरत पायल ने खनकती आवाज में पूछा। एक सुट्टा मारे को भी मिलेगा क्या? ट्रक ड्राइवर सुलेमान ने अपना तोहमत खुजाते हुए कहा था। अबे रहने दे, फिर तो सारी रात ट्रक न जाने कहां कहां चलाता रहेगा या कहीं रुककर हमें रुलाएगा। ऐसी बात ना है शंकर बॉस, ड्राइवर बोला। चरस गांजा तो हमारा खानदानी शौक है। मेरा बाबा तो चिलम भर कर पीता था और पी के मस्त हो जावे था, फिर भोले भोले गाता रहता। सगले गांव वाले भूतनी के वही चौपाल पे आ जावे थे। शंकर उसे अपनी सिगरेट थमाता है और फिर दूसरी निकालकर जलाता है। मर्सिडीज की पिछली सीट पर शिवाज रिगल की बोतल प्रोड्यूसर खन्ना खोलता है। सीट के आगे का टॉप खोलता है और 2 पैक बनाता है। विपुल भाई, फिलहाल अपने पास कितना रोकड़ा कैश है? खन्ना विपुल को पैक बनाते हुए बोला। बरोबर एक खोखा तो है साई, विपुल ने जवाब दिया। चलेगा, इधर लोकल लोगों का कैश पेमेंट करना पड़ेगा। क्या बात बोलते साई, सब जगह ऑनलाइन हो जाता है। विपुल मोटा थुलथुल बदन औसतन कद का इंसान था। फिल्में फाइनेंस करना उसका धंधा था। वो गुजराती मारवाड़ी है और हमेशा सफेद सूट पहनता है। गले में टाई भी झूलती रहती है। उसकी रंगत गेहुआ है, हल्की मूछ दाढ़ी है जो अधपकी है, आधी सफेद आधी काली। चेहरा गोल भरा हुआ। प्रोड्यूसर विराट खन्ना है जो देखने में सामान्य आदमी है। वो जीन्स की नेकर और सैंडो पहने हुए है। सीने पर काले बाल है, रंग गोरा चिट्टा, आयु करीब 35 वर्ष के पाटे में। वैसे अपनी फिल्म सुपर डुपर होगी, विराट पैक पीते हुए बोला। टाइटल ही जबरदस्त है। इस बार अगली पैसेंजर सीट पर बैठी पायल चहक कर बोली, आखिरी सड़क। उसने सिगरेट का गहरा कश लिया। मैडम, चरस की बू आ रही है, ड्राइवर ने नागवार स्वर में कहा। थोड़ा गाड़ी रोक लूं? तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगी सिगरेट, पायल भड़क कर बोली। गाड़ी चला चुपचाप। ड्राइवर खामोश हो गया। उसने कार की खिड़की खोल दी। इस मर्सिडीज के पीछे पूरा काफिला था। 2 लग्जरी कारों के बाद 2 वैनिटी वैन चली आ रही थी। उसके ठीक पीछे एक लग्जरी एसी बस थी। इन सब गाड़ियों के शीशे बंद थे। एक ट्रक, 3 कारें, 2 वैनिटी वैन और एक बस, सातों वाहन हाईवे पर एक दूसरे को फॉलो करते हुए चल रहे थे। शाम ढल रही थी। काफिला बिना रुकावट के पहाड़ी सड़क पर बढ़ता रहा। सड़क के अनेक मोड़ों से गुजरता काफिला। दूसरी लग्जरी कार ऑडी में मेकअप मैन सुरेश चोटीवाला अपनी खुली चोटी बांध रहा है। उस गाड़ी में भी पैक चल रहे हैं। अबे चोटी वाले, चोटी क्यों बांध रहा है? कोरियोग्राफर जोसेफ फर्नांडिस ठहाका मारकर बोला। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आर्ट डायरेक्टर डैनी का ठहाका और भी बुलंद था। चुप रहो हरामखोर, मेकअप मैन सुनील चोटीवाला अपने गले में पड़ी माला माथे पर लगाता बोला। माला में बजरंगबली की छोटी सी मूर्ति लटकी थी। नाड़ फेरे नरसिंह, बल तोड़े हनुमान, 4 भुजा रक्षा करे बजरंगी बली हनुमान। दौरा पड़ गया इसे, जोसेफ बोला। चढ़ गई दादा को, डैनी ने हंसकर कहा। हरामखोरो, लुगाई बाजो, ये हनुमान जी का मंत्र है। इसे बोलते ही भूत प्रेत तो दूर की बात, काली भी पीछे हट जाती है। पर चोटी क्यों बांध रहा है? डैनी ने पूछा। एनर्जी स्टोर कर रहा हूं, तुम क्या जानो बागड़ बिल्लो। इंजन फेल हो गया मेकअप दादा का, जोसेफ ने हंसकर कहा। बैटरी चार्ज कर रहा है। डैनी ने अपना पैक खाली करते हुए बोतल उठा ली। पीछे आने वाली बस से गाने बजाने की आवाजें आ रही थी। सुनो आर्ट डायरेक्टर डैनी, तुझे कुछ गाने की आवाज सुनाई दे रही है? अबे मुझसे बात कर, मैं कोरियोग्राफर हूँ, जोसेफ बोला। कोई गाना नहीं गा रहा, झिंगुर सीटी बजा रहे हैं। वो 2-3C। जोसेफ हाथ हिलाकर डांस करता है। डैनी ठहाका मारकर हंसता है। कार का ड्राइवर खिड़की खोलता है। तेरे को क्या हो गया रे? जोसेफ ड्राइवर से बोला। खिड़की क्यों खोली? गाने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दी सर जी। अबे ओए, पीछे बस में जो ठलुए आ रहे हैं वो हुल्लड़ मचा रहे हैं। साले चीख चीख कर गा रहे हैं। मोहम्मद रफी की ऐसी तैसी मार रखी है उन्होंने। सालों के पास साउंड सिस्टम भी है। डैनी ने कहा, बंद कर खिड़की। बस में एक शख्स माइक लगाए गा रहा था। बाकी बस कोरस में गा रहे थे।
तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना। मर्सिडीज में विराट ठाका मारकर हंस रहा था। विपुल भाई, आपके लिए पूरा इंतजाम करके लाया हूं। वैसे पतली घाटी में जोबन की कई फिगर है। अपना डायरेक्टर अब्बास फाडू डायरेक्टर है। सामान भी, विपुल ने धीरे स्वर में कहा। आपने देखा है एक बार विलासा हीरोइन कैसी है? अब्बास की फेवरेट हीरोइन है। हीरोइन विलासा की वैनिटी के बेडरूम में अब्बास और विलासा नग्नावस्था में हैं। दोनों एक दूसरे पर अपनी जवानी का जोश आजमाने में व्यस्त हैं। विलासा का तो पहली बार मैं ही आपके पास लाई थी, पायल ने सिगरेट एस्ट्रे में कुचलते हुए कहा। पायल, तुम्हें अपना मैनेजर ऐसे ही तो नहीं बनाया मैंने, विराट खन्ना बोला। घंटा, पायल बोली, मैं भी तो हीरोइन बनना चाहती थी। मेरी जान, तुम अब भी हीरोइन हो, बड़ी बड़ी हीरोइनों को उंगलियों पर नचाती हो, पर मुझे कौन नचाएगा? क्या यार, लानत इस फिल्म इंडस्ट्री पर, साले सब मर्द हरामी। अंतिम वाक्य वो धीमे स्वर में बोली। इस पर ड्राइविंग करने वाला गबरू पट्टा जितेश मुस्कुराता है। अंधेरा फैल गया, सबने अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जला दी। क्यों रे जितेश, मुझसे शादी करेगा? शादी एक बार होती है, जितेश ने जवाब दिया। तेरा मतलब है मैं कई शादियां कर चुकी हूं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं खुद कई शादियां कर चुका हूं। तभी ब्रेकों के शोर की आवाज सुनाई देती है। आगे जाने वाला ट्रक एक जगह रुक जाता है। उसकी हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर एक बैरियर दिखाई देता है। बैरियर के ठीक बीच में एक बोर्ड लटक रहा है। बोर्ड पर खतरे का खोपड़ी वाला निशान बना है। नीचे लिखा है, आखिरी सड़क, ये वर्जित क्षेत्र है, कृपया आगे ना जाए, आगे खतरा है। अपनी फिल्म का टाइटल क्या है? सुलेमान बड़बड़ाया। आखिरी सड़क, शंकर ने जवाब दिया। सुलेमान अपनी लुंगी खुजाने लगा। पीछे आने वाला काफिले की गाड़ियों के ब्रेकों का शोर गूंजता है। वृक्षों पर बैठे परिंदे फड़फड़ा उठते हैं। वैनिटी कैसे रुक गई? विलासा का रिएक्शन। थोड़ा तुम भी जोर लगा लो, खुदा कसम आज तो तेरी जवानी 13 बरस की लग रही है। नहीं, 14 बरस। 14 क्यों? 14 बरस में पहली बार घोड़ी बनी थी, तो बन जा 14 बरस की। अब्बास, जरा पूछ तो लूं, कहीं हम मंजिल पर तो नहीं पहुंच गए? विलासा वैनिटी से अटैच इंटरकॉम का बटन दबाती है। मैं देखूं क्या लफड़ा है? सुलेमान बोला। हाँ, देख कर आ, कहीं हम पतली घाटी तो नहीं पहुंच गए। हो सकता है ये फिल्म का ओपनिंग शॉट हो और इसे उन लोगों ने डिजाइन किया हो। सुलेमान नीचे उतरकर बैरियर तक पहुंचा। मैंने कहा कोई है? उसने जोर से पूछा। अबे, यू बैरियर किन्ने टांग दिया? कोई जवाब नहीं मिला। सुलेमान ने बैरियर के दोनों सिरे चेक किए। बैरियर को उठाने के लिए एक तरफ हैंडल लगा हुआ था, जिसे घुमाकर उसे खोला जा सकता था, लेकिन बैरियर के दूसरे सिरे पर मोटी चेन द्वारा एक बड़ा ताला लटक रहा था, जिससे वो एक तरह से लॉक था। ताला खुले बिना बैरियर को हैंडल से घुमाकर नहीं उठाया जा सकता था। तब तक पीछे आने वाले वाहन भी रुकने लगे थे। वे हॉर्न बजा रहे थे। अब ट्रक से शंकर प्रोडक्शन वाला भी नीचे उतर आया था। बैरियर के एक साइड में एक केबिन बना हुआ था। सुलेमान उसी केबिन की तरफ बढ़ा, लेकिन केबिन पर ताला जड़ा हुआ था। शंकर प्रोडक्शन वाले ने लोकेशन इंचार्ज को फोन मिलाया, लेकिन फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। रात चांदनी नहीं थी, या फिर चांद अभी तक आसमान के सीने पर दस्तक देने नहीं उतरा था। मुमकिन हो कि अमावस्या की रात हो, पर ये फिल्मी लोग क्या जाने अमावस्या क्या होती है। इनकी तो हर रात चांदनी होती है। अब्बास अपने सगल में व्यस्त था। तभी वैनिटी के इंटरकॉम पर बजर बजा। विलासा ने हाफते हाफते एक हाथ से रिसीवर उठाया। इंटरकॉम फोन पर दूसरी तरफ उसका बॉडीगार्ड सम्मू था। मैडम, सारी गाड़ियां रुकी हुई है, मैं वैनिटी से उतर कर देखूं क्या माजरा है? हाँ देखो, विलासा ने उत्तर दिया। बॉडीगार्ड के हॉलिस्टर में एक रिवॉल्वर झूल रही थी। उसने एक बार रिवॉल्वर को थपथपाया और वैनिटी से नीचे उतरा। शम्मू का डीलडॉल 6 फुट था, जिसमें झुका हुआ था, चेहरा सूता हुआ था, नाक पर क्रैक का निशान था, आंखें छोटी छोटी थी। उसने कॉटन का रेड कलर जैकेट पहना हुआ था। उसके कान चेहरे की बनावट के हिसाब से थोड़े ज्यादा चौड़े और लंबे थे। उसने भी पी कैप पहनी हुई थी और उसने फोन को एयरफोन से जोड़ा हुआ था। दूसरे लोग भी अपनी वाहनों से उतर रहे थे। साला फोन भी नहीं लग रहा, शंकर बड़बड़ाया। तभी उसके फोन पर रिंगटोन आई। शंकर ने स्क्रीन पर नंबर देखा। जी सर, वो बोला। क्या चल रहा है वहां? सर, रोड पर एक बैरियर ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और उसे खुलवाने की कोशिश चल रही है। हाँ जी, केबिन है, पर वहां ताला पड़ा हुआ है। यहाँ कोई नहीं है ताला खोलने वाला। ये फोन विराट खन्ना का था। बैरियर ने रास्ता ब्लॉक किया है, खन्ना ने कहा।
और उसे खोलने वाला कोई नहीं है। अगर वहां कोई नहीं है तो उनसे बोल खन्ना वे खुद खोल ले। 1 मिनट। हाँ शंकर, फोन पर तुम लोग बैरियर खुद क्यों नहीं खोल देते? सर, उस पर भी ताला पड़ा है, मोटी चेन है जो एक बड़े ताले से लॉक है। ताला भी साला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बना है, शंकर ने जवाब दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी? उल्लू के पट्टे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ताले नहीं बनते, खन्ना चीखा, नेता बनते हैं। पर यूनिवर्सिटी में तालाबंदी हो जाती है, विपुल ने तुक्का मारा। जहां मैं पढ़ता था वहां कई बार तालाबंदी हुई नहीं साईं। मेरा मतलब अलीगढ़ की एक फेमस कंपनी का ताला है जिसे कोई माहिर चोर ही तोड़ सकता है, या ताले वाला। अबे मुझसे बड़ा चोर कौन है? खन्ना बोला। जब मैं प्रोडक्शन वाला था तो सबसे बड़ा चोर कहलाता था। कार में बैठे सबका रिएक्शन। चढ़ गई साहब को, ड्राइवर बड़बड़ाया। सर, यहाँ एक सरप्राइज भी है। आखिरी सड़क का सेट लगा है, आप जरा डायरेक्टर से मालूम करें फिल्म में कोई शॉट ऐसा तो नहीं जिसमें रोड ब्लॉक हो, बैरियर गिरा हो और बैरियर पर एक बोर्ड टंगा हो जिस पर लिखा हो आखिरी सड़क। हैं? बैरियर पर बोर्ड? खन्ना चौंका। और बोर्ड पर लिखा है आखिरी सड़क? खन्ना ने तुरंत फोन काट कर अब्बास को फोन लगाया। अब्बास ने फोन काट दिया। वो सेक्स की आखिरी सड़क पर हाँफ रहा था। 2-3 बार घंटी बजने के बाद उसने फोन उठाया। हाँ बोल, अब्बास ने कहा। क्या फिल्म की स्क्रिप्ट में कोई ऐसा सीन है जब सड़क पर बैरियर पड़ा हो और उस पर बोर्ड टंगा हो, बोर्ड पर लिखा हो आखिरी सड़क? हाँ है तो फिर? तो लाइटें लगवाऊं, क्रेन, ट्रक, ट्रॉली? मतलब मुझे लगता है उन लोगों को आपने बताया होगा कि ऐसा कोई सीन है जहां रोड ब्लॉक होती है, बैरियर पर बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है आखिरी सड़क। चूतिए, पागल हो गया है क्या? अब्बास ने झल्ला कर कहा। क्या हुआ? विलासा बीच में बोल पड़ी। अब्बास ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तो तुम विलासा के साथ हो? खन्ना ने नागवार स्वर में कहा। तो पर तू क्या बकवास कर रहा है? तुझे शूट के तौर तरीके नहीं मालूम क्या? यहां सड़क पर बैरियर पड़ा है जो खोला नहीं जा सकता और उस पर बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है आखिरी सड़क। इतना कहकर खन्ना ने फोन काट दिया। व्हाट? अब्बास उछल पड़ा, फिर जल्दी से कपड़े पहनने लगा। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लगती है, अब्बास ने जवाब दिया और जल्दी से कपड़े पहनकर उठ खड़ा हुआ। अब्बास का कद औसत हिंदुस्तानी जैसा था, फ्रेंच कट दाढ़ी रखता था, उम्र 40-45 के दरमियान थी। वो रेड कलर का ट्रैक सूट पहने हुए था। विलासा ने भी अपने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। दोनों एक साथ वैनिटी से बाहर निकले। विलासा, तुम अपनी वैनिटी में रहो, मैं देखता हूं। अब्बास आगे बढ़ा। विलासा वैनिटी में बैठ गई। अचानक एक बौना इंसान बैरियर की दूसरी तरफ नमूदार हुआ। उसने हाफ पैंट पहनी हुई थी। उसका चेहरा एकदम तरबूज की तरह गोल था और काला था। उसे देखते ही सुलेमान और शंकर का रिएक्शन गया। बौने के एक हाथ में लालटेन थी जो रोशन थी। बौने ने तुरंत सीटी बजाई। अबे क्यों सिट्टी पिट्टी गुम कर रहा है? सुलेमान बोला। बैरियर खोल वरना गाड़ दूंगा जमीन में। बौने ने फिर सीटी बजाकर उन्हें वापस लौटने का संकेत दिया। गूंगा बह रहा है के? सुलेमान आस्तीन चढ़ाने लगा। वो बैरियर के ऊपर कूदकर दूसरी ओर जाना ही चाहता था कि शंकर ने रोक दिया। काम मत बिगाड़, क्या पता वो क्या बला है। सीटी मुझे भी बजानी आती है, प्रोडक्शन के समय उसकी जरूरत पड़ती है। तू सीटी बजा के क्या झाड़ उखाड़ लेगा? शंकर ने जेब से सीटी निकाली, फिर शंकर ने भी सीटी बजा दी। अब सीटियों का जवाब सीटी से मिलने लगा। बौना भी सीटी बजा रहा था और शंकर भी सीटी बजा रहा था। तब तक वहां कुछ और लोग जमा हो गए थे। खन्ना, विपुल और अब्बास भी आ गया था। सब हैरान थे। विलासा नहीं आई थी, पर उसका बॉडीगार्ड आ गया था। अचानक अब्बास का फोन बजा। क्या हो रहा है सर जी, गाड़ियां क्यों रोक दी? यहाँ सड़क पर एक बैरियर लगा है जिस पर एक बोर्ड चमक रहा है। बोर्ड पर लिखा है आखिरी सड़क। तो शॉट रेडी है क्या? आऊं? आ जाओ, देखते हैं क्या उखाड़ते हो। अब फिल्म का हीरो माथुर कुमार अपनी वैनिटी से उतरा और आगे बढ़ने लगा। फिर वो विलासा की वैनिटी को खोलकर अंदर चला गया। सीटी पर सीटी बजती रही, सबके रिएक्शन जाते रहे और फिर बौने ने हंसते हुए दांत निकाले और आगे बढ़कर बैरियर का ताला खोला। हैंडल घुमाकर बैरियर उठाया, फिर सीटी बजाकर आगे आने का इशारा किया। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए। अब्बास अपनी बीएमडब्ल्यू में बैठ गया। बीएमडब्ल्यू में पहले से डीओपी कैमरामैन के अतिरिक्त डॉक्टर बासु भी बैठा था। वे दोनों कार से नहीं उतरे थे। अब्बास अपनी सीट पर बैठ गया। व्हाट हैपन सर? डीओपी ने पूछा। अब्बास ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश रहा और सिगरेट पीने लगा। डीओपी हरीश पाठक भी खामोश हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूं, डॉक्टर बासु बोला।
यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ा है डॉक्टर बासु, सब ठीक है, गाड़ी मूव करो। पर कोई कह रहा था कि बैरियर से रोड ब्लॉक है और उस पर आखिरी सड़क बोर्ड टंगा है। इट्स फनी जोक, वेलकम करने का तरीका। शायद यहाँ सबको पता चल चुका है कि यहाँ पतली घाटी में आखिरी सड़क की शूटिंग होने जा रही है। काफिला फिर से चल पड़ा, लेकिन बस जैसे ही वहां पहुंची बैरियर फिर बंद हो गया और बस वहीं रुक गई। बस में चिलपाव मच गया। अब बोना सिटी बाज भी वहां से गायब था। शंकर का असिस्टेंट तौसीफ बस से बाहर टहल रहा था। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा था। बस में 2 आर्टिस्ट लड़कियां थी। वे लोग उतर उतर कर नीचे आ रहे थे। तौसीफ ने शंकर को फोन किया, पर फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने पर भी फोन कनेक्ट नहीं हुआ। तब तौसीफ ने लोकेशन कंट्रोलर दीपक को फोन लगाया। उसका फोन मिल गया। भाईजान, यहाँ सड़क पर बैरियर पड़ा है, बाकी गाड़ियां तो निकल गई, हम फंस गए। कौन सी सड़क पर हो, पूछा गया। ये तो पता नहीं। कहीं तुम लोग शीतल घाटी की तरफ तो नहीं चले गए? क्या मतलब शीतल घाटी? टीकमगढ़ में शीतल घाटी के लिए एक रोड कटती है। टीकमगढ़ में ही पतली घाटी है। शीतल घाटी में आगे जाकर रोड ब्लॉक है। बैरियर उसी पर लगा होता है। आगे जाना मनाही है। देखो तो क्या उस पर आखिरी सड़क का बोर्ड लगा है? हाँ, तौसीफ ने जवाब दिया। लेकिन माजरा क्या है? वहां एक गांव है और गांव की सीमा तक सड़क जाती है। ये पूरा गांव एक महामारी की चपेट में आ गया था। पूरे गांववासी उस महामारी की वजह से मारे गए, कोई नहीं बचा। दीपक बता रहा था, तभी से रोड ब्लॉक कर दिया गया। वो वर्जित क्षेत्र है। पर क्यों? कहा जाता है कि उस गांव में वो लोग अब भी रहते हैं जो मर चुके हैं। क्या? तौसीफ की फट गई। क्या कह रहे हो भाईजान? उसने पूछा। वहां भूत प्रेतों का वास है। जो सड़क पर जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, दीपक ने बताया। तो दूसरी गाड़ियां कैसे निकल गई? हमारी बस रुकी हुई है। ओ गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। बैरियर कैसे खुल गया? पता नहीं, पर अब बैरियर लगा है, हम क्या करें? तो दोस्तों, ये था आखिरी सड़क नॉवल का पहला पार्ट। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।